Hello everyone, Jai Hind. My name is Komal Vyas Sharma and I welcome you all to Advait Education powered by GATE Academy straightway to government jobs. जहाँ तक बात गवर्नमेंट जॉब की है तो वो सिर्फ आपको हार्ड वर्क से नहीं मिलेगा, कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा सिस्टमैटिक वे से और बहुत ही स्मार्ट वे से तैयारी करने की ज़रूरत है। और आपके इसी ही स्मार्ट वे को और ज़्यादा इन्हांस करने के लिए, आपको की और ज़्यादा हेल्प करने के लिए हम एक नई लेक्चर सीरीज़ आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, दैट इज़ ऑन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदी में कहते हैं भारतीय संविधान। ये सब्जेक्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है वो हर एग्ज़ाम के लिए जो कि आप देना चाहते हैं गवर्नमेंट की, सिवाय बैंकिंग के, बिकॉज बैंकिंग में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पूछा जाता। लेकिन मैक्सिमम इसके अलावा जितनी भी आप गवर्नमेंट एग्जाम्स दे दो, चाहे वो एसएससी हो, रेलवेज हो, पीएससी या फिर यूपीएससी, तो उसमें बहुत ज़्यादा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वेटेज होता है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको एक एनालिसिस बता देती हूँ कि कौन कौन से गवर्नमेंट जॉब्स हैं जिनकी तैयारी आपको करनी चाहिए, जिसके लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो देखिए सबसे पहले रेलवेज, अगर मैं रेलवे की बात करूं तो रेलवे में हमारी 3 एग्जाम्स होती है, दैट इज़ पहली है हमारी जूनियर इंजीनियर की, एक होती है एनटीपीसी और एक होती है लोको पायलट की। जिसमें जूनियर इंजीनियर की जो एग्ज़ाम है ये आपके बीटेक के स्टूडेंट्स जो है सिर्फ वही ऑप्ट कर सकते हैं। ओके, रीज़न इसमें आता है आपका टेक्निकल पोर्शन पूछा जाता है जो कि इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। अब लेकिन ये तीनों एग्जाम में जो कॉमन चीज़ होएगी, जो इन तीनों एग्जाम के लिए आपको कॉमनली पढ़ना है, वो है हमारा जीएस, जिसे कहते हैं जनरल स्टडीज़, ठीक है। अभी इस जनरल स्टडीज़ के अंदर में बहुत सारे डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं जिनके साथ हम डील करते हैं, और उन्हीं डिफरेंट सब्जेक्ट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हमारा हो जाता है भारतीय संविधान। तो कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं पहले तो हम उसको देखेंगे, उसके बाद में विल सी कि वो कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जिससे मैं डील करूँगी। तो सबसे पहले हम किसको देखेंगे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, और जो दूसरा सब्जेक्ट है जिससे मैं डील करने वाली हूँ वो है हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री। तो चलिए आज ये कंसाइसली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का लेक्चर है, इसलिए मैं यहाँ पे सिर्फ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की ही बात करूँगी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आई कि अगर आप रेलवेज की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो आपके लिए जीएस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और जीएस को और ज़्यादा आपको क्लियर करना है जीएस, उसके लिए आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने की ज़रूरत है। ओके, चलिए इसके बाद में आफ्टर रेलवेज अगर मैं बात करूँ तो एसएससी। अब देखिए एसएससी में जो पेपर होते हैं वो होता है एक जूनियर इंजीनियर का पेपर होता है, एक होता है जीडी, सीपीओ, सीएचएसएल, सीजीएल, एमटीएस एंड स्टेनो। ओके, तो ये जो 7 पेपर्स होते हैं ये आपका एसएससी कंडक्ट कराता है। इसमें जो जूनियर इंजीनियर का पेपर है आपका, ठीक है, द सेम स्टोरी कि जूनियर इंजीनियर के पेपर को कौन दे सकते हैं, जो बीटेक वाले हैं, बिकॉज इसमें आपका टेक्निकल पूछता है। लेकिन इसके अलावा बाकी जितने भी एग्जाम्स हैं ये सब नॉन टेक्निकल स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके, इसमें से कुछ एग्जाम्स जो है वो अंडर ग्रेजुएट वालों के लिए है, हायर सेकेंडरी जो पास आउट होते हैं उनके लिए, और इसमें से सपोज सीजीएल जो एग्ज़ाम है ये उन लोगों के लिए है जो ग्रेजुएट लेवल पे होते हैं, ठीक है। तो हर किसी के लिए कोई ना कोई एग्ज़ाम यहाँ पे बनी हुई है। अगेन द सेम थिंग कि हर एग्ज़ाम में जो एक कॉमन पेपर होता है वो कॉमन पेपर कौन सा होगा आपका, जीएस का। अगेन जीएस में कॉमन पेपर क्या हो गया, आपके जो भी सब्जेक्ट्स हैं वो कॉमन हो गए, उसमें होगा हमारा एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इन शॉर्ट आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने की ज़रूरत है, उसे आपको पढ़ना ही पड़ेगा, और काफ़ी वेटेज रखता भी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको सिलेबस बता देती हूँ। जो भी कॉमनली हम जो एग्ज़ाम्स देते हैं गवर्नमेंट की, बैंकिंग को छोड़कर, तो उसमें एक आएगा आपका क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड, एक होता है रीजनिंग, एक होता है इंग्लिश। ओके, अभी हम ये 3 पर फोकस नहीं करेंगे, जो हमारा फोकस है वो है सिर्फ जनरल स्टडीज़ पर। ओके, अगर मैं बैंकिंग की बात करूं तो बैंकिंग में ये 3 तो आएगा, इसके अलावा एक जनरल अवेयरनेस आता है जो कि करंट अफेयर और बैंकिंग रिलेटेड चीज़ों से डील करता है। लेकिन ये जो जीएस पेपर है, ओके, ये आपका रेलवे, एसएससी, सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस बोल लो, आप इसरो का एग्ज़ाम दे दो, आप आईबी का एग्ज़ाम दे दो, जितने भी गवर्नमेंट की एग्ज़ाम्स हैं, है ना, डिपार्टमेंटल एग्जाम्स जो होती है उसमें जो जहाँ भी आपको जीएस लिखा हुआ मिल गया, मतलब मान के चलो हिस्ट्री पूछेगा, कॉन्स्टिट्यूशन पूछेगा, ज्योग्राफी पूछेगा, ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जो
पूछेगा, ठीक है। तो वो सबको आपको प्रिपेयर करना ज़रूरी है, क्योंकि 25 क्वेश्चंस होते हैं और एक वेटेज रखते हैं। वो अगर एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का है तो मान के चलो 50 मार्क्स आपका जीएस हो जाता है, ठीक है। तो वो 50 में से आपको कम से कम 30 to 35 मार्क्स तो आपको लाना ज़रूरी है, तभी आप क्या कर सकते हो, क्लियर कर सकते हो। बिकॉज क्या होता है ना, कई लोग होते हैं जिनका मैथ्स काफ़ी वीक होता है, कई होते हैं जिनका इंग्लिश वीक होता है, ओके। तो रीजनिंग ज़्यादातर लोग बना लेते हैं, रीजनिंग काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग भी होता है तो लोगों से बन जाता है। इसके अलावा अगर आपको पास होना है, क्लियर करना है एग्जाम, तो जीएस बहुत वेटेज रखता है, ओके। तो इसलिए डियर स्टूडेंट्स, आप लोग थोड़ा सा ज़्यादा एम्फोसाइज जीएस के सब्जेक्ट्स में करिए, ओके, तभी आप अपने एग्जाम्स को क्लियर करेंगे, ठीक है। चलिए, तो अब मैं आपको बताती हूँ कि जीएस के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं। देखिए, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर, करंट अफेयर्स, मिसलेनियस। मिसलेनियस इसलिए ताकि अगर कोई सब्जेक्ट छूट गया है तो वो सबको हम मिसलेनियस में कवर कर देते हैं, ओके। जैसे कि आप स्पोर्ट्स ले लो, प्राइजेस ले लो, अवार्ड्स ले लो, ये सब चीज़ें किस में आ जाएंगी, आपकी मिसलेनियस में, ओके। तो देखिए, अब अगर मैं बात करूं जीएस की, तो जीएस क्या है, जीएस एक बहुत बड़ा समुद्र है, ठीक है। इसमें से आपको स्मार्टली वो चीज़ों को निकालना है जो आपको लगता है कि हाँ ये वो चीज़ें हैं जो कि मेरा एक स्ट्रॉन्ग पार्ट है, बिकॉज आप स्कूल टाइम से इन चीज़ों को पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें इनसे रिलेटेड फीड रहती है। जैसे अगर मैं बात करूँ हिस्ट्री की, ओके, तो हिस्ट्री को हम किस तरह से पढ़ते हैं, एक होता है हमारे पास में वर्ल्ड हिस्ट्री, एक होता है इंडियन हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री, ठीक है। ये दो चीज़ें होती है। अब मैं अगर इंडियन हिस्ट्री की बात करूं तो ये भी आपके 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, ठीक है, इस तरह से। इसके अलावा हिस्ट्री के अंदर में ही आपका एक सब्जेक्ट ऐड ऑन हो जाता है, आर्ट एंड कल्चर, बिकॉज उसमें सबसे ज़्यादा जैसे आर्किटेक्चर को अगर पूछ रहा है तो कहीं ना कहीं वो हिस्ट्री से रिलेटेड हो जाएगी चीज़ें, अगर पेंटिंग्स पूछ रहा है तो वो हिस्ट्री से रिलेटेड हो जाती है, ओके। तो आर्ट एंड कल्चर भी बोलना चाहिए, इसका एक इलैबोरेटिव पार्ट हो जाता है, आर्ट एंड कल्चर। इसके साथ भी हम डील करेंगे लेटर ऑन, ठीक है। अब आप पॉलिटी की बात करो तो पॉलिटी के अंदर में हमें जो एम्फोसाइज करना है वो करना है कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा संविधान है, वो किताब जो क्या है, एक रूल बुक है, जो कि रूल जिसके हेल्प से हम क्या करते हैं, हमारी कंट्री को रूल करते हैं, ओके। तो इसलिए हम यहाँ पे एम्फोसाइज करेंगे पॉलिटी पे, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्या ट्रिक्स है, ये सब मैं आपको बताऊंगी। बहुत आराम से, आसानी से आप पॉलिटी को पढ़ सकते हैं मेरी हर लेक्चर में। यह हर एग्जाम के लिए आपके लिए फ्रूटफुल रहेगी, ओके। कोई भी एग्जाम दीजिए आप प्यून की एग्जाम दीजिए, आप पटवारी दीजिए, यहाँ तक कि आप पीएससी और यूपीएससी भी दीजिए, तो भी मेरे पॉलिटी के जितने भी लेक्चर्स हैं इसमें जो भी कंसेप्ट मैं बताऊंगी वो सब आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, ओके। इसके अलावा देखिए, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर, करेंट अफेयर्स एंड मिसलेनियस, ठीक है। तो हमारे अद्वैत के चैनल में और भी दूसरी फैकल्टीज हैं काफ़ी अच्छी अच्छी जो इन सब से डील करेंगे, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब मैं आपको ये बताऊंगी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में वो कौन कौन से सब्जेक्ट्स, कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनसे मैं डील करने वाली हूँ, उसे हम कैसे पढ़ेंगे, उसका एक प्रिसाइज फॉर्म में मैं आपको चीज़ें बताऊंगी, ठीक है। चलिए, सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन एज द बैग ऑफ बोरोइंग्स, ठीक है। कई लोग कहते हैं कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इसको बहुत सारे दूसरे देशों के कॉन्स्टिट्यूशन से चुराया गया है या फिर बोरो किया गया है, जो कि मैं मानती हूँ कि बहुत गलत है। हमने क्या किया है, हमने उनकी चीज़ों को अपनाया है लेकिन उसे अपने तरीके से मॉडिफाई किया है, ओके। तो ये कुछ कंट्रीज़ हैं जिससे हमने मोस्टली चीज़ों को क्या किया है, अपनाया है। एक लेक्चर में मैं एक एक को डिफाइन करके आपको बताऊंगी कि ओके ये पर्टिकुलर टॉपिक्स है जिनको हमने इस कंट्री से अडॉप्ट किया। जैसे अगर मैं बात करूं फंडामेंटल राइट्स की, तो फंडामेंटल राइट्स जो है, जो हमारे मूल अधिकार हैं, वो हमने किस कंट्री से अडॉप्ट किया है, उसे हमने यूएस से अडॉप्ट किया है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से, ठीक। तो इसी तरह से और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हमने दूसरे कंट्री से क्या किया है, अडॉप्ट किया है, ठीक। तो सबसे पहले तो हमें ये चीज़ें देखनी कि कौन सी, क्योंकि इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ ये पर्टिकुलर टॉपिक जो है या ये पर्टिकुलर पॉइंट है, ये किस कंट्री से हमने लिया है, ओके। नाउ
सबसे पहले हम पढ़ेंगे इवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। ये जो हमारा भारतीय संविधान बना है, ठीक है, तो इसकी बनने के पीछे की कहानी क्या है ना, वो तो हमें पता होना चाहिए। बिकॉज यहाँ पे 200 साल तक अंग्रेजों का शासन था, तो कहीं ना कहीं अंग्रेजों के रूल्स थे यहाँ पे, है ना। तो किस तरह से हमने कुछ उनके रूल्स अपनाए, कुछ हमने अपने रूल्स बनाए, और उसके बाद में हमने क्या किया, एक संविधान को प्रिपेयर किया, ठीक। तो उसके पीछे की जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो आपको पता होना चाहिए। जैसे रेगुलेटिंग एक्ट आए, चार्टर एक्ट आए, देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 आया, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 आया। तो इस तरह के जितने भी एक्ट्स आए हैं तो वो सब आपको मालूम होने चाहिए, और इसके अंदर में कौन सी चीज़ें लाई गई वो भी हमें पता होना चाहिए। हम एक एक करके सबसे डील करेंगे, एंड आई विल मेक श्योर कि आपको इसी लेक्चर के अंदर में ही मैं वो चीज़ें याद भी करा दूँ। ओके, सेकेंड इज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब देखिए, जिसने हमारा संविधान बनाया, ओके, तो जो पार्लियामेंट में जो टीम बैठी थी वो टीम कौन सी थी, हमारी संविधान सभा, जो कि एक इलेक्टेड टीम थी। ओके, इनडायरेक्ट इलेक्ट हुए थे, लेकिन संविधान सभा एक बनाई गई थी, बहुत से लोग इसमें थे, और ये लोगों ने फिर डिसाइड किया कि ओके हम एक संविधान बनाएंगे। वो संविधान में क्या चीज़ें रहेंगी, कैसे रहेंगी, वो सबको हम जब ये पढ़ेंगे तब हम देखेंगे उन चीज़ों को, ठीक है। देन इसके बाद में मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सेम थिंग कि संविधान सभा बन गई, तो उसके बाद में वो प्रक्रिया कौन कौन सी अपनाई गई कि आपका फाइनली एक संविधान बन गया, जिसको हमने क्या किया, अपनाया भी है, और उसके बाद हमने उसे हमारे देश में लागू कर दिया। ओके, देन डिफरेंट सोर्सेज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की भारतीय संविधान के विभिन्न स्रोत क्या है, हमने कहाँ से भारतीय संविधान को अपनाया है, अडॉप्ट किया। जो मैंने आपको बताए थे 8 कंट्रीज, सबसे इंपॉर्टेंट वही 8 कंट्रीज है जहाँ से हमने चीज़ों को ली है, ठीक, तो उनके बारे में हम देखेंगे। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा संविधान है, अगर मैं संविधान की बात करूँ तो मैं संविधान को हमेशा 4 पार्ट में डिवाइड करती हूँ। ओके, तो देखिए ये 4 पार्ट कौन से हैं। मैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन को हमेशा 4 पार्ट में डिवाइड करूंगी। सबसे पहला पार्ट होता है प्रीएम्बल, जिसको कहते हैं प्रस्तावना। अभी मैं शॉर्ट में बता रही हूं, जब हम लेक्चर्स चालू करेंगे तब और अच्छे से चीज़ों को देखेंगे। आज एक इंट्रोडक्टरी पार्ट है कि ये चीज़ों से आपको डील करना है। मैं एकदम बेसिक ग्राउंड लेवल से चीज़ों को चालू करूंगी, ताकि आपको एक एक वर्ड का मतलब पता होना चाहिए। कि आप संविधान की किताब उठाओ और उसमें अगर एक वर्ड लिखा हुआ है स्टेट, तो आपको इसका मतलब भी पता होना चाहिए कि स्टेट का मतलब क्या होता है। बिकॉज संविधान की बुक में स्टेट का मतलब राज्य नहीं होता, ओके, वहाँ स्टेट का मतलब अलग होता है। तो क्या है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। इसके बाद में दूसरी चीज़ें आती है पार्ट्स, जिसको कहते हैं भाग। देन आर्टिकल्स, अनुच्छेद, और चौथा होगा आपका शेड्यूल्स, अनुसूचियां। ओके, तो ये देखिए 4 हो गए अलग अलग डिफरेंट टॉपिक्स, ठीक। तो इनके बारे में हमें पढ़ना है। ओके, हम देखेंगे कि हमारे संविधान में कितने भाग हैं, कितने आर्टिकल्स हैं, कौन कौन से आर्टिकल्स हैं, और हर आर्टिकल को हमको याद नहीं करना है। उसमें से कुछ ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जिनको आपको याद करके रखना है। हमारे संविधान में एक प्रीएम्बल है जिसको प्रस्तावना कहते हैं, ठीक है, उद्देशिका भी कहते हैं इसको। तो वो क्या है उसको हम देखेंगे। हमारे आर्टिकल में 12 शेड्यूल्स है, अनुसूचियां, ये क्या होती है इन्हें देखना है, ठीक है। तो इस तरह से हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। तो संविधान बना कैसे, उसके पीछे की कहानी क्या थी बनने की, पहले तो वो, फिर संविधान सभा आई जिसने ये तय किया कि ओके अब एक संविधान बनेगा। फिर संविधान बनने की जो प्रक्रिया है उसको हम देखेंगे, ठीक है। कहाँ कहाँ से हमने संविधान की चीज़ों को अपनाया है वो हमने देखा, और उसके बाद में कि संविधान के अंदर में क्या चीज़ें हैं ये हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब नेक्स्ट हम देखेंगे शेड्यूल्स। जैसा कि मैंने कहा कि अनुसूचियां कौन कौन सी है हमारे संविधान में, उनको हम देखेंगे। देन कहते हैं कि जो हमारा भारतीय संविधान है ये पूरे विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है।
मतलब ये क्या हुआ, ये एक फीचर हुआ हमारे संविधान का, तो हमें उसी तरह से और भी डिफरेंट फीचर्स देखने कि हमारे संविधान के फीचर्स क्या हैं, क्यों इसको बेस्ट कहा जाता है। ठीक, देन फेडरल एंड यूनिटरी फीचर्स, मतलब हमारे यहाँ पे संघ भी है, राज्य भी है, लेकिन राज्य को कंट्रोल करने के लिए एक सेंटर भी है। ठीक, तो इनके क्या फीचर्स हैं, इनके पीछे की कहानी क्या है, ठीक, उसको हम देखेंगे। देन प्रिएम्बल, प्रस्तावना, इसको पढ़ेंगे, ये सब क्या होता है। देन इंटीग्रेशन एंड द मर्जर ऑफ द इंडियन स्टेट्स, तो जब हम इंडिपेंडेंट हुए उस टाइम पे आज की तरह का तो देश था नहीं, काफ़ी अलग था। ठीक, तो ये सबको एक कैसे किया गया, इसका एकीकरण कैसे किया गया, किसके पीछे इसका हाथ था, कौन सी कमिटीज़ बनाई गई, तो वो सबको हम पढ़ेंगे। ठीक, उसके बाद में हम ये देखेंगे कि ये जो इंडिया है इसके अंदर में कौन कौन से स्टेट्स हैं जिस पर इंडियन लॉ जो है वो अप्लाई होगा, कौन कौन से वो स्टेट्स हैं। ठीक है, कौन कौन सी वो यूटीज़ हैं, फॉरेन की वो कौन कौन से प्लेसेस हैं, कौन कौन सी टेरिटरी है फॉरेन की जिस पर इंडियन लॉ अप्लाई होता है। ठीक है, तो वो सबको हम देखेंगे। देन रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट्स, की स्टेट जो है तो उसका रीऑर्गेनाइज कैसे किया गया, उसको वापस से कैसे बनाया गया। जैसे कि एमपी को हमने तोड़कर छत्तीसगढ़ बना दिया, सेम हमने यूपी को तोड़कर उत्तराखंड बना दिया, बिहार को तोड़कर झारखंड बना दिया। तो इसके पीछे के रूल्स क्या है, क्या इस किसी भी तरह से हम तोड़ सकते हैं क्या किसी भी राज्य को? नहीं, पार्लियामेंट की ही इजाज़त के बाद में ही ये चीज़ हो सकती है। तो वो सब के क्या रूल्स हैं, कैसे वो वर्क करता है, वो सबको देखेंगे। बहुत ही मज़ा आने वाला है इस लेक्चर में। ठीक है, देन सिटीजनशिप, नागरिकता, कि इस देश में रहने के लिए क्या रूल्स हैं। ठीक है, वो कौन लोग हैं जिन्हें इस देश की नागरिकता मिल सकती है, वो भी हमें पता होना चाहिए, बिकॉज हम इस देश के नागरिक हैं। देन हमारे मूल अधिकार क्या है, मौलिक अधिकार जिसको इंग्लिश में कहते हैं फंडामेंटल राइट्स क्या है हमारे, वो हमें पता होना चाहिए। रिट्स क्या होते हैं और इन्हें कौन जारी करता है, क्यों जारी करता है, वो हम देखेंगे। डीपीएसपीस क्या होती है, डीपीएस डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य नीति के निर्देशक तत्व। इनसे ऐसे बहुत से ऐसे डायरेक्शन हैं जो हमने गवर्नमेंट को देकर रखा है कि इस तरह से आप क्या करो, अपने लॉज बनाओ, अपने राज्य के लिए कुछ प्रिंसिपल्स, बेसिक प्रिंसिपल्स को दिमाग में रख कर आपको कुछ लॉज बनाने हैं। ठीक, तो वो सबको हम डीपीएसपीस में पढ़ते हैं। देन हमें जब मौलिक अधिकार मिले तो हम ऑब्वियसली हमारे कुछ कर्तव्य भी होंगे, तो वो कर्तव्य क्या है उनको हम पढ़ेंगे। देन प्रोसीजर फॉर अमेंडिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, अब ये जो संविधान है, जो इंडिपेंडेंस के साथ में जो संविधान हमें मिला था, क्या आज भी ये वही संविधान है? नहीं, इसमें बहुत सारे संशोधन किए गए, बहुत सारे चेंजेस किए गए। तो वो चेंजेस क्या है हमें वो भी देखना है। आज तक कितने चेंजेस हो चुके हैं उनको हम देखेंगे। ठीक, कौन कौन से और कौन से इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कई बार कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स को पूछता है। ओके, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। डिपेंड करता है कि करंट अफेयर के हिसाब से चीज़ों को पूछ देगा। जैसे जब जीएसटी लाया गया तो वो भी एक संविधान संशोधन के तहत आया, जीएसटी है ना। तो जब जीएसटी आया था 2017-18 के टाइम पर जब लागू किया गया, तो उस टाइम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया था कि किस संशोधन के तहत हमने जीएसटी को लागू किया है। ओके, देन इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स, वही चीज़ें जो मैंने बताया, कौन से इंपॉर्टेंट एक्ट है उन्हें हम देखेंगे। देन एग्जीक्यूटिव्स ऑफ द यूनियन। अब देखिए, इस देश को आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, एक होता है राज्य, एक होता है केंद्र। ओके, केंद्र मतलब सेंटर, राज्य मतलब स्टेट। तो कोई भी लॉ है तो उसको अगर इम्प्लीमेंट करना है या कुछ भी चीज़ें बनाना है तो सेंटर अपना अलग तरीका अपनाती है, राज्य अपना अलग तरीका अपनाता है। तो इसलिए हमने हेड्स भी अलग अलग रखे हैं। अगर मैं राज्य की बात करूँ तो राज्य में सबसे बड़ा हेड कौन होता है? राज्यपाल। सेम अगर मैं सेंटर की बात करूँ तो सेंटर में सबसे बड़ा कौन होता है? प्रेसिडेंट। ठीक है, तो इस तरह से आपको चीज़ों को याद करनी होती है। तो अगर मैं पहले यूनियन की बात करूं, बिकॉज यूनियन बड़ा है तो हम एज ए यूनियन पहले बात करेंगे। ठीक है, तो यूनियन की अगर आप बात करो तो जैसे सबसे ऊपर में हम पढ़ते हैं प्रेसिडेंट के बारे में, राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम प्रधानमंत्री, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्री परिषद और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, महान्यायवादी। ये लोग कौन है, इनकी पावर्स क्या होती है, कौन से आर्टिकल के अंदर में ये आते हैं, ये हमें को देखना है। देन अगर ये ओथ लेते हैं, शपथ जब ये ग्रहण करते हैं तो इन्हें शपथ दिलाता कौन है, ये चौथी चीज़। देन अगर इन्हें रिजाइन करना है, ठीक है, अपने पद से इस्तीफा देना है, तो ये अपने पद के इस्तीफे को किसे सौंपेंगे,
उसको हमको देखना है। अगर मुझे किसी को किसी के पद से हटाना है, सामने वाला नहीं चाहता हटना लेकिन हमें हटाना है ड्यू टू करप्शन और एनीथिंग, ठीक है, तो उसके लिए क्या रूल्स हैं, किस तरह से प्रोसीजर होगी पार्लियामेंट में, तो वो सबको हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। किसके अंदर में? एग्जीक्यूटिव्स ऑफ द यूनियन में। सेम इसी तरह से आता है हमारा एक एग्जीक्यूटिव ऑफ द स्टेट, उसको भी देखेंगे। तो देखिए हमने महान्यायवादी तक पढ़ लिया था, उसके बाद में भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, जिसको कैग कहते हैं इंग्लिश में, ओके। तो ये भी आपके कौन होते हैं? सेंटर इनको क्या करता है? अपॉइंट करता है, ठीक है, इनके बारे में। अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे सबसे इंपॉर्टेंट पार्लियामेंट, ओके। संसद क्या है, कितने हाउसेज होते हैं, कौन से बिल हैं जो कि हम संसद में पास करते हैं। तो अगर कोई बिल है पर्टिकुलर तो वो लोकसभा में पहले पारित होगा कि राज्यसभा में पहले होगा, जैसे कि मनी बिल पहले कहाँ आता है? लोकसभा में आता है, राज्यसभा में नहीं जाता पहले वो। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें जो हम पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के अंदर में देखेंगे। देन पार्लियामेंट्री टर्म्स, लोकसभा का स्पीकर कौन है, राज्यसभा का चेयरमैन कौन है। वर्ड आया समझ में? मैंने स्पीकर अलग बोला, चेयरमैन अलग बोला, ठीक है। तो ये टर्म्स होते हैं, पार्लियामेंट्री टर्म्स होते हैं, जिनको आपको उन्हीं के ही वर्ड में याद करना होता है, ठीक। देन सुप्रीम कोर्ट, फिर से वही चीज़ मैंने कहा, केंद्र में अगर आप बात करो तो वहाँ पे सबसे उच्च न्यायालय क्या हो जाएगा? हमारा सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। सेम मैं राज्य की बात करूँ तो सबसे क्या हो जाएगा ऊंचे में? हाई कोर्ट, ठीक है। तो ऑब्वियसली आपको जुडिशरी के बारे में पता होना है, कानून के बारे में पता होना है, तो आपको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बारे में भी पता होना चाहिए। देन अब सेंटर और स्टेट के बीच का रिलेशन कैसा है, ठीक है। हमारे यहाँ राज्य हैं बहुत सारे और एक सेंटर है, तो अगर पैसे का कुछ बंटवारा हो रहा है तो वो कैसे होगा, कोई पावर्स का बंटवारा हो रहा है तो वो कैसे होगा, इनके बीच का रिश्ता कैसा है, उसको हम पढ़ेंगे। इसके बाद में देखेंगे कि एग्जीक्यूटिव ऑफ द स्टेट, जैसा कि मैंने बताया इसके पहले हमने क्या देखा? यूनियन का, है ना। तो केंद्र में जैसे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, ऐसा पढ़ा। तो सेम अगर मैं स्टेट की बात करूँ, एक राज्य की बात करूँ, तो कौन आ जाएगा? राज्यपाल। उसके बाद में कोई उपराज्यपाल तो होगा नहीं, उसके नीचे आ जाते हैं हमारे चीफ मिनिस्टर आ जाते हैं। देन उसके बाद काउंसिल, मंत्री परिषद आ जाएंगे, ठीक है। तो वो सबको हम एग्जीक्यूटिव ऑफ द स्टेट के अंदर में पढ़ेंगे। अब स्टेट इतना बड़ा है, अब उसके अंदर में जो लोकल बॉडीज़ हैं, लोकल जो गांव बोल दो आप, जनपद पंचायत कह लो, ज़िला पंचायत कह लो, तो ये सबको भी कंट्रोल करने के लिए एक अथॉरिटीज़ होती है। तो ये क्या होती है? पंचायती राज, ओके। तो पंचायती राज और म्यूनिसिपैलिटीज़ के अंदर में हम इनसे डील करते हैं कि एक बड़े राज्य के बाद में जो छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट हैं, जिले हैं, अगर हमें उन्हें कंट्रोल करना है, ठीक है, तो वहाँ की अथॉरिटीज़ के बारे में भी आपको पढ़ने की ज़रूरत है। जब पंचायती राज काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इंटर स्टेट रिलेशंस, अब ये दो राज्य हैं, इनके बीच के रिश्ते कैसे हैं, ठीक है, वो कौन से डिस्प्यूट है जो इनके बीच में चल रहे हैं। जैसे कि सबसे ज़्यादा नदी के डिस्प्यूट चलते हैं, महानदी डिस्प्यूट बोल लो आप, कावेरी नदी का डिस्प्यूट बोल लीजिए, जो जनरली स्टेट्स के बीच में चलते हैं, ठीक है। तो वो सब के लिए हमें पढ़ना होगा कि इनके बीच का रिश्ता कैसा है, रिलेशंस कैसे है। देन नीति आयोग, प्लानिंग कमीशन को हटाकर नीति आयोग फॉर्म किया गया, ओके। तो इसके काम क्या है? स्पेसिफिकली सिर्फ नीति आयोग को नहीं पढ़ना है, इसमें बहुत सारी डिफरेंट कमिटीज़ बनी है इस तरह की, तो ये सबको हम पढ़ेंगे। ये मैंने एक एग्जाम्पल के तौर में बताया कि इसको भी पढ़ना है, ठीक। देन नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल क्या होता है, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल्स क्या होते हैं, इनको देखेंगे। फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग क्या है, इसके पावर्स क्या है, इनका काम क्या है, उसको हम देखेंगे। मेरा फेवरेट इमरजेंसी प्रोविजंस, हमारे यहाँ जब इमरजेंसी लगी थी, ओके, तब वो क्या चीज़ें थी, किस बेसिस पे लगी थी, वो सबको हमको देखना है। कौन कौन सी इमरजेंसी हमारे देश में लग सकती है, किस तरह से लग सकती है और कब तक लग सकती है, तो ये सबको हम इमरजेंसी के अंदर में पढ़ते हैं। देन पब्लिक सर्विस कमीशंस, जो सिविल सर्विसेज की हम तैयारी करते हैं, अधिकारी बनते हैं जिसमें, तो दो तरह की एग्जाम होती है, एक स्टेट की PSC होती है और एक सेंटर की UPSC होती है, तो हमें उसके बारे में भी पढ़ना है। बिकॉज ये दोनों क्या है, आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का मतलब क्या होता है कि संविधान में इनके बारे में लिखा हुआ है, तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। देन इलेक्शंस, चुनाव, ये इस साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि अभी विधानसभा चुनाव
होने वाले हैं 5 राज्यों में हमारे देश में, तो कहीं ना कहीं इलेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। डिलिमिटेशन काउंसिल, वितरण आयोग क्या है, इनके काम क्या होते हैं, इनको देखेंगे। ऑफिशियल लैंग्वेज, आधिकारिक भाषा, कि वो कौन सी भाषाएं हैं जिसमें सरकारी काम हो सकता है। तो टोटल हमारे यहाँ पे 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, वो कौन सी है, किसको कब ऐड किया गया संविधान के अंदर में, लेटेस्ट में किसको ऐड किया गया, ठीक है। तो इस तरह का छोटे छोटे से MCQs में क्वेश्चंस बनते हैं। तो जब ऑफिशियल लैंग्वेज को पढ़ेंगे हम एक स्ट्रेच में, तब इसके बारे में देखेंगे। फिर हमारे देश के सिंबल क्या है, राष्ट्रीय चिन्ह क्या है। बहुत इजी हो जाते हैं ये वाले क्वेश्चंस, आजकल जनरली नहीं पूछा जाता, लेकिन फिर भी एकदम कई बार 1-2 क्वेश्चंस इस तरह के डाले जाते हैं, बिकॉज जो एग्जामिनर है वो हर तबके के लोगों का ध्यान रखते हुए पेपर सेट करता है। ओके, तो दे मेक श्योर कि एक आध क्वेश्चन वो थोड़ा सा इजी भी डाल दे, ठीक। देन मिसलेनियस, जो भी चीज़ें और है वो सबको हम मिसलेनियस में पढ़ेंगे। तो ये एक पैटर्न है, ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया कि इस तरह से हम क्या करेंगे, चीज़ों को पढ़ेंगे और ऐसे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। जैसे जैसे आप मेरे लेक्चर्स करते जाओगे, आपको हर एक चीज़, हर एक शब्द आपको समझ में आने लग जाएगा, ठीक है। तो देखिए, अब नाउ वी केम टू द एंड ऑफ दिस लेक्चर। तो मैंने आपको पूरा इंट्रोडक्शन बता दिया। मैं हमेशा अपने किसी भी लेक्चर को फिनिश करने के बाद कोट बोलती हूँ। तो आज का कोट है, ट्रस्ट योरसेल्फ, यू नो मोर देन यू थिंक यू डू। इन शॉर्ट मैं सिर्फ यही कहूँगी कि अपने ऊपर ट्रस्ट रखिए और मेहनत करते जाइए, आपकी मेहनत एक दिन ज़रूर रंग लाएगी। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड कीप लर्निंग।